कैसे देख रहे हैं इसको? राजू जी देखिए, मैं राहुल गांधी का जो ये मामला है इसको कुछ 3 बड़े नामों से जोड़ता हूं, जिसके आपने इशारा भी किया। और ये मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 3 मामले ऐसे हैं जिसमें एक महात्मा गांधी पर चला केस था, दूसरा बाल गंगाधर तिलक पर चला केस था, और तीसरा भगत सिंह पे था। सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन तीनों ने माफी नहीं मांगी थी, जबकि उनके पास भी अवसर भी था, या अवसर नहीं था तो उसको क्रिएट कर सकते थे। और इस चीज की प्रशंसा तो अंग्रेज अधिकारियों ने भी की थी। और आपको याद होगा कि गांधी को जिस समय सजा सुनाई गई थी, 6 साल की जब सजा सुनाई गई, तो उस समय कहा गया, देखिए इसी मामले में बाल गंगाधर तिलक महाराज को भी हमने सजा सुनाई थी, तो गांधी ने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरी तुलना तिलक जी से कर रहे हैं। इसके बाद में जज ने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आपकी सजा ऊपरी अदालत में जाकर रद्द कर दी जाती है। तो ये केवल एक शब्द का अंतर था, माफी मांगना या ना मांगना। उन तीनों के सामने अवसर थे, क्योंकि उन तीनों लोगों ने भी माफी नहीं मांगी थी, इसलिए आज जो है इनका नाम जो है, इन तीनों का नाम महानतम व्यक्तित्व में लिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये एहसास तो जरूर होगा कि वो एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो कहां चले जाएंगे, इतिहास के कहां कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, और माफी नहीं मांगेंगे तो किस ऊंचाई पर अपने आप को ले जाएंगे, इसका एहसास निश्चित रूप से उन्हें होगा। तो मुझे लगता है कि माफी न मांगने वाली जो बात है, ये कह के हलफनामा देकर उन्होंने जो है उस तरफ कदम तो बढ़ा ही दिया है कि अपने आप को उन्होंने एक तरह से सबसे बड़ा व्यक्तित्व वर्तमान दौर का, उन्होंने उम्र में चाहे छोटे हों, उनसे बड़े उम्र के बहुत सारे नेता इस समय हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कद पा लिया है। फैसला आने के पहले पहले उन्होंने बहुत बड़ा कद पा लिया है। तो आप सोचिए कि क्या होने जा रहा है कल को। मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं कोई कानून का बहुत जानकार नहीं हूं और मैं एलएलबी कर भी नहीं पाया था, कोशिश जरूर की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल का जो फैसला सुनाएंगे जज, तो शायद कानून की किताबों को बंद करके सुनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए उन्हें किसी तरीके की धाराओं को पढ़ने की या रिफर करने की जरूरत होगी। वो 2 चीज देखेंगे कि इस मुद्दे का, इस मामले का, ये जो मोदी ने जो दायर किया है इसके राहुल गांधी के खिलाफ, उसका प्रयोजन क्या है। नंबर 2, वो ये भी जानेंगे, जज साहब जब सुनाएंगे फैसला, कि अगर इनको राहुल को सजा दे दी जाती है तो इसका रिपरकशन क्या होगा। देश के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति है, और राहुल गांधी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए और जनहित में लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट उसको इग्नोर करेगा। मैंने जो 3 नाम बताए, चाहे गांधी, तिलक और भगत सिंह के, वो एक विदेशी ताकत थी, वो विदेशी कोर्ट थे, विदेशी मजिस्ट्रेट थे। लेकिन ये जो जजेस हैं जी, ये जो जजेस हैं ये तो भारतीय हैं। इन्हें पता है कि 58 साल 60 साल के बाद हमें रिटायर होने के बाद इसी समाज में जाना है, तो वो अपने लिए ऐसा समाज कतई नहीं चुनना चाहेंगे कि जहां पर इस तरीके की अराजकता हो कि शायद वो अपना रिटायरमेंट का जो जीवन है अच्छे से भी न बिता सके। इस चीज को, तमाम परिस्थितियों को वो भी देख रहे हैं, वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, वो दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 चीजों का ख्याल रखकर वो करेंगे। तीसरी बात कि राहुल गांधी, देखिए हम लोग सब डिबेट कर रहे हैं, इस समय बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी होगी, तमाम बड़े नेताओं में भी होगी, कांग्रेस के लोगों में भी होगी कि कल क्या फैसला आएगा। मैं 1977 में ले जाना चाहता हूं, जिस समय जनता पार्टी जीत चुकी थी और यह फैसला होना था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तमाम तरह की लॉबिंग हो रही थी, समाजवादी भी लॉबिंग कर रहे थे, अलग अलग लोग लॉबिंग कर रहे थे कि किसको बनाया जाए, क्या बनाया जाए। और उस समय एक ऐसा व्यक्ति था, वो थे मोरारजी देसाई। वो सबसे निश्चिंत होकर सोए हुए थे। जब उनकी उम्र 100 साल होने लगी तब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था कि उस समय इतनी हलचल हो रही थी, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा 1977 का, मतलब जनता पार्टी का, लेकिन आप कहीं भी नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं बहुत समय से गांधी जी के साथ काम करने के बाद मैं एक तरह से स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं उस रात भी ठीक 10 बजे अपने सोने का जो मेरा वक्त था, मैं चला गया था। मुझे उस समय लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं 10 बजे सो गया था। तो मैंने कहा आपको नींद कैसे आई, आपको नींद कैसे आई कि अगले सुबह आप प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना होगा तो मैं कल सुबह शपथ लूंगा या प्रधानमंत्री के नाम की मेरी घोषणा होगी, और मुझे नहीं बनना होगा तो मैं नहीं बनूंगा।
ये मैंने उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था जब वो 100 साल की उनकी उम्र हो गई थी, काफी वो बुजुर्ग हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे समय के बाद हम एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं जिसने बहुत कम उम्र में स्थित प्रज्ञता जो है वो हासिल कर ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेला निश्चिंत व्यक्ति इस हिंदुस्तान में इस वक्त कोई है आज की शाम, तो शायद राहुल गांधी खुद होंगे। बाकी सब लोग बेचैन है, हम बेचैन है, आप बेचैन है, तो बीजेपी वाले बेचैन है, सारा भारत बेचैन है कि कल क्या होगा। जजेस भी शायद बेचैन होंगे कि क्या फैसला देना है कल, क्या नहीं देना है। हो सकता है कि नए सिरे से सब इन चीजों को सोच रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो राहुल गांधी वो भारत के लोकतंत्र के लिए, और इस बात को हर किसी को ख्याल में रखना पड़ेगा राजीव जी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा फैसला आएगा, मैं क्या क्या फैसला होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा फैसला आएगा जो लोकतंत्र के पक्ष में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लोकतंत्र को ही बचाना है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजीव जी जी, 2 जजों तो कर ही रहे थे, कैसे देखा जाए क्लोजिंग कमेंट? राजीव जी देखिए, कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जो है वो दोनों ही मामले में एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। माफी न मांग के उन्होंने एक तरह से उनका जो अपना वाक्य था डरो मत, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करके लोगों को दिखा दिया है कि मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, और जैसा मैं नहीं डर रहा हूं वैसे ही आप भी मत डरिए। दूसरी बात, अगर उनको जेल हो जाती है तो अगर मान लीजिए, ये बहुत हाइपोथेटिकल हम कह रहे हैं, एक बहुत ही रिमोट अगर हमें माने कि उनकी सजा बरकरार रहती है या जेल चले जाते हैं, तो भी निश्चित रूप से वो एक एग्जाम्पल वहां भी वो एक सेट कर रहे हैं। और ये जो आदर्श के रूप में जाएगा लोगों के पास, यूथ के पास जाएगा। और एक आपको पता होगा कि कुछ समय पहले भी राहुल गांधी ने जो यूथ विंग है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पुराना जो लोग बैठे थे, पुराने जो थे, जो अपने हाथ से कांग्रेस के अंदर अपना महत्व खत्म नहीं होने देना चाहते थे, वो लोग बार बार जो है उसको कभी भी यूथ को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से एक ऑटोमेटिक छटनी हुई है। बहुत सारे लोग या तो एक्सपोज हो गए हैं या बहुत सारे लोग कांग्रेस से छोड़ के अलग चले गए हैं, जो कांग्रेस में केवल फायदा उठाने के लिए बैठे हुए थे। तो इस समय राहुल गांधी के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो अपने तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं और अपने तरीके से सामने ले जा सकते हैं। दूसरी बात कि जो लगातार पिछले कुछ समय से जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास दिक्कतें हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं, उसके अलावा शिक्षा का जो स्तर है, अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये कोई बहुत लंबी नहीं जाने वाली है। देखिए 2014 में जो 18 साल 19 साल का जो लड़का था, आज वो लगभग 29-30 साल की उम्र में पहुंच चुका है, और आज वो जान रहा है कि मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। मैं पिछले 10 साल मैंने जो है वो केवल राम मंदिर के नाम से और फेसबुक पे ये स्टेटस डाल डाल के कि सेल्फी विथ भैया जी फीलिंग वेरी हैप्पी वाले जो स्टेटस डाल डाल के उसने अपना 10 साल जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। तो आज वो रियलाइज करेगा, लेकिन उसके सामने ऐसा विपक्ष में कोई भी दूसरा नेता नहीं था जिसके साथ वो चल सके। राहुल गांधी ने ये साबित किया है। एक लंबी उनकी, हम इसकी बार बार चर्चा भी करते रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, उसमें बिना कोई अपने पार्टी के लिए कोई चंदा लिए बिना या बिना किसी पर्ची सदस्यता की पर्ची काटे बिना उसने लाखों लोगों को अपना सदस्य बना लिया है। देखिए कल वो जब आजादपुर मंडी गए थे तो वहां पे एक सब्जी वाले ने कहा कि देखिए कोई तो है सरकार में न हो, लेकिन दिल्ली में कोई ऐसा नेता तो है जो सुबह 5 बजे उठ के हमारे पास आ रहा है और बैठ को देख रहा है। ये स्विगी या जो दूसरे जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये कौन है? वो वही लोग हैं जो उनकी उम्र 25 से 30 साल 32 साल 35 साल की है। वो आज रियलाइज कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई तो ऐसा है जिसके पीछे हम जा सकते हैं। तो धीरे धीरे, और उसके अलावा अगर इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि हमें राम मंदिर से अब कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, तो ये बहुत सही उनको इल्म हुआ है मोदी जी को। देखिए राम मंदिर नहीं बना रहता तो शायद उसका फायदा वो और उठा सकते थे, लेकिन अब शायद ये गलती उनसे ये हो गई है कि उन्होंने सारी चीजें तो बना दी, राम मंदिर भी बना दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना दिया, महाकालेश्वर को भी उन्होंने डेवलप कर दिया। ये अलग बात है कि वहां की जो मूर्तियां हैं वो एक तूफान भी नहीं झेल सकी और एक्सपोज हो गए। तो एक तरह से अब राहुल गांधी जो उतरेंगे, अगर वो जेल में भी रहते हैं या जेल के बाहर रहते हैं, दोनों ही सूरतों में वो निश्चित रूप से मोदी के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा करेंगे। अब लोग कंपैरिजन भी करने लग गए हैं। हालांकि लोग कंपैरिजन करते समय नहीं सोच रहे हैं कि मोदी की राहुल गांधी जो है वो अभी संसद से बाहर है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन आज आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके नजदीक आते दिख रहे हैं। एक और चीज हो रही है, लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है
वो उसका जो एनडीए है, जो कुनबा है 38 लोगों का, वो कुनबा जो है 26 पार्टियों के कुनबे से कहीं कहीं बहुत ज्यादा हल्का है, वो शायद ही जीत पाए। अब बहुत सीटों का नुकसान तो हम बार बार कैलकुलेट भी करते आ रहे हैं, और अभी जितने तरह के सर्वे आप देख लीजिए, जितने तरह के सर्वे, सभी जगह बीजेपी जो है वो निश्चित रूप से हारती भी नजर आ रही है या कमजोर होती नजर आ रही है। ये सारी चीजें अब रियलाइज करेंगे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये जो राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है, वो एक नई तरह की लड़ाई है। उसमें पुराने लोगों का अपने उनके अंदर, पार्टी के अंदर सफाया हो जाएगा, यूथ को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और राहुल गांधी रहे चाहे मत रहे, एक वैसे ही लोग तैयार हो रहे हैं, एक कैडर जो है वो नया हो रहा है। जैसे 1942 में महात्मा गांधी के जेल में चले जाने के बावजूद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा, वैसे मुझे लगता है कि ये जो है मोदी के खिलाफ जो है लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा जो कैडर है वो खड़ा हो जाएगा। वो हो सकता है कांग्रेस की सदस्यता ले चाहे न ले। राजीव जी। जी, कांग्रेस की सदस्यता की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी की जो